ठीक है, इस तरीके से। आइडियली आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि प्रोजेक्ट तब क्रिएट होता है जब फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग स्टार्ट होने वाला है। इज़ इट क्लियर? फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट तो एक ही बार क्रिएट होगा ना। बाद में 1-2 सालों तक या 3-4 सालों तक जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम उसी में चेंजेस करते रहते हैं। येस और नो? यस। तो ऐसा नहीं है कि आप रोज़ कंपनी में जाके माइंड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या महीने में 1 बार क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है? तो जनरली इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में गए और वहाँ पे आप ही को ऑटोमेशन स्टार्ट करना है, फ्रॉम स्क्रैच यानी कि फ्रेमवर्क आपको बनाना है, तब आपको पहली बार माइंड प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर? तो उसमें एक कांसेप्ट होता है कॉल्ड एज़ ग्रुप आईडी, ठीक है? आर्टिफैक्ट आईडी इज़ नथिंग बट योर प्रोजेक्ट नेम, जो आपको यहाँ पे दिखता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, ये आर्टिफैक्ट आईडी है, ठीक है? ऐसे मल्टीपल आर्टिफैक्ट हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। उन मल्टीपल प्रोजेक्ट को एक ही ग्रुप के साथ लिंक करके रखते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप आईडी। इज़ इट क्लियर? जैसे कि मान के चलो कि टीसीएस टीसीएस नहीं, महिंद्रा पकड़ लो, ठीक है? तो महिंद्रा एक कंपनी है, ठीक है? महिंद्रा कंपनी के अलग-अलग बिज़नेसेस है, जैसे कि महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स में है, तो उनका ऑटोमोबाइल का एक वेबसाइट होगा। येस और नो? यस सर। यस। ठीक है? अब महिंद्रा जो है वो आईटी इंडस्ट्री में भी है, तो उनका आईटी इंडस्ट्री का भी एक वेब वेब एप्लीकेशन होगा, करेक्ट? यस। यस सर। यस सर। महिंद्रा मान लो और एक कोई बिज़नेस में लेट अस से फॉर टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल का भी उनका बिज़नेस है, तो उनकी एक टेक्सटाइल की अलग वेबसाइट होंगी। ये तीनों वेबसाइट डिज़ाइन करने का काम महिंद्रा ने टीसीएस को दे के रखा है। तो आप समझो कि आप टीसीएस में बैठे हो और प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है? तो टीसीएस क्या सिर्फ महिंद्रा के लिए ही काम करेगा? नहीं सर। नहीं। टीसीएस के पास तो और भी अलग-अलग प्रोजेक्ट्स है। लेकिन वो क्या करेगा, महिंद्रा के लिए एक ग्रुप आईडी बना के देगा, महिंद्रा डॉट ओआरजी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? ऐसा एक ग्रुप आईडी बनाएगा और इस ग्रुप आईडी के अंदर पहला प्रोजेक्ट बनाएगा लेटेस्ट से महिंद्रा ऑटोमोबाइल, फिर बनाएगा महिंद्रा टेक्सटाइल, उसका भी ग्रुप आईडी सेम होगा। इज इट क्लियर? तो इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है, सबके सब प्रोजेक्ट एक ही ग्रुप आईडी से लिंक होते हैं, इस तरीके से। इज इट क्लियर? यस। ये जस्ट यस सर। एग्जांपल था, मैंने आपको सर्विस बेस में जाके एक कंपनी का एग्जांपल दिया, बट ये एक ही कंपनी में एक कोई कॉमन ग्रुप आईडी हो सकता है एंड उसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप आईडी रहेगा डेव समथिंग लाइक दिस एंड डेव ग्रुप आईडी के अंदर डेवलपर्स के अलग-अलग प्रोजेक्ट्स रहेंगे, ठीक है? एक ही एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए पीछे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है? तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो 3-4 अलग-अलग प्रोजेक्ट बना के रखे और 3-4 अलग-अलग प्रोजेक्ट आपस में कनेक्ट होके एक ही एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हो। तो एक ग्रुप आईडी रहेगा और वो 3 चारों प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट आईडी के नाम पे डिक्लेयर किए जाएँगे। इज़ इट क्लियर? जैसे कि मान लो पेटीएम का एग्ज़ाम्पल ले लो। पेटीएम में मोबाइल रिचार्ज एक पार्ट है, डीटीएच रिचार्ज एक पार्ट है, करेक्ट? और यस सर। यूपीआई पेमेंट एक एक पार्ट है, करेक्ट? राइट? यूपीआई पेमेंट मतलब ये छोड़ दो, यूपीआई कंसीडर करो कि यूपीआई पेमेंट है। यूपीआई पेमेंट एक कंप्लीटली अलग क्या कहेंगे फंक्शनैलिटी है, जहाँ पे आप लोगों को स्कैन करके या उनका यूपीआई आईडी डाल के पैसे ट्रांसफर करते हो, ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा फैसिलिटी क्या देता है कि आप फ़ोन पे से रिचार्ज कर सकते हो, कोई भी रिचार्ज हो, फ़ोन पे से रिचार्ज कर सकते हो। रिचार्ज करना एक अलग डोमेन है, येस और नो? उसका यूपीआई के साथ कोई लेना-देना नहीं। हाँ या ना? यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, रिचार्ज से आप अपने मोबाइल को, अपने डीटीएच को रिचार्ज कर रहे हो, समझ में आ रहा है? अलग डोमेन है, लेकिन सब कुछ तो होता एक ही ऐप में है, येस और नो? तो उन्होंने हो सकता है कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि उन्होंने हो सकता है कि रिचार्ज करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया हो, उसमें सारे रिचार्ज का सारा कोड उस प्रोजेक्ट में हो। यूपीआई करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाए, उसमें सारे यूपीआई के तरीके उसमें डिज़ाइन किए हो और दोनों प्रोजेक्ट्स को एक साथ कंबाइन करके एप्लीकेशन में चला रहे हो। इज़ इट क्लियर? तो हो सकता है कि उनके पास 2 आर्टिफैक्ट हो, रिचार्ज का अलग से, यूपीआई का अलग से, उनका ग्रुप आईडी एक बना के रखेंगे। इज़ इट क्लियर? ग्रुप आईडी का काम होता है, ग्रुप आईडी आपको लिंकिंग दिखाता है कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट आपस में लिंक है। इज़ इट क्लियर? यस सर। ठीक है? इसका नामकरण क्या करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये पूरी टीम मिलके डिसाइड करेंगी। इज़ इट क्लियर?
Yes. ठीक है। देन आता है आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी इज नथिंग बट प्रोजेक्ट नेम। ये भी वैसे टीम मिला के ही डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप टीम से डिस्कस कर सकते हो कि प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, ठीक है। देन वर्जन के बारे में तो मैंने बताया था, वर्जन कंपनी टू कंपनी वेरी होता है, इनके नंबर वगैरह ये सब आप अपने मन से बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वर्जन में, ठीक है। तो वर्जन बनाने हैं तो कुछ भी कंपनी का जो भी तरीका है वो तरीका वर्जन का यहाँ पे यूज कर सकते हो। पैकेजिंग में पॉम और वॉर करके फाइल्स टाइप होते हैं, लेकिन हम इसमें जाते ही नहीं है, हमको हमेशा जार पैकेजिंग में ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद नेम और डिस्क्रिप्शन जो होता है वो वर्जन का होता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नहीं। एक ही प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो प्रोजेक्ट सेम रहेगा लेकिन क्या बदलेगा उसका, वर्जन नेम बदला जाएगा फिर। गॉट इट? Yes. Yes, sir. सो ये सब डिटेल्स थे यहाँ पे इस तरीके से। नाउ यहाँ पे क्रिएट करते हैं। देन यहाँ पे आपके बैच के लिए क्रिएट कर देते हैं, लेट अस से ठीक है। यहाँ पे एक चीज का टेक केयर करना है आपको कि यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते। आर्टिफैक्ट आईडी, ग्रुप आईडी, स्पेस यूज करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. ग्रुप आईडी में भी स्पेस यूज नहीं कर सकते, तो ये कुछ यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन है, तो उसकी जगह अंडरस्कोर यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइफन, हाइफन वगैरह यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, स्पेस यूज नहीं कर सकते। सो ठीक है। सो इसको इसी तरीके से नाम दे देते हैं। ठीक है। तो क्रिएट करने के बाद इस तरीके से सिंपली पूरा प्रोजेक्ट आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे 6 माविन प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। एंड अभी जो सिखाऊंगा आज थोड़ा बहुत ही हो पाएगा हमारा, बट ऐसे 6 प्रोजेक्ट्स आपको जो बनाने को बोले थे, अगर आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए तो 7 प्रोजेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने 6 प्रोजेक्ट पहले ही बताए थे, कोई भी 6 वेबसाइट सिलेक्ट करो, तो ऐसे 6 अलग अलग माविन प्रोजेक्ट्स बनेंगे। इज इट क्लियर? जैसे आपके पास पहले 6 अलग अलग नॉर्मल प्रोजेक्ट थे, ऐसे ही 6 अलग अलग माविन प्रोजेक्ट चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes. ठीक है। सो ये है। नाउ कम टू द टॉपिक। अच्छा, ये माविन प्रोजेक्ट हम क्यों क्रिएट करते हैं? तो माविन प्रोजेक्ट का, यस बोलिए। वो माविन प्रोजेक्ट में है ना, जब अपन डायरेक्टली पैकेज और क्लास क्रिएट करते तो एसआरसी मेन जावा में क्रिएट होता है, और अपन को तो एसआरसी टेस्ट जावा में चाहिए। तो एसआरसी टेस्ट जावा पे राइट क्लिक करो ना। हाँ वो होता है, लेकिन समझो डायरेक्टली जब का प्रोजेक्ट पे ऊपर किया तो वो उसमें उसके अंदर चला जाता है, हाँ, तो उसका इसमें कुछ डिफॉल्ट इम्पैक्ट। पैकेज का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इम्पैक्ट होता है ना, इम्पैक्ट नहीं करना ना हमको, जो क्लास मुझे यहाँ पे क्रिएट करने, मैं यहीं पे क्रिएट करूंगा। इज इट क्लियर? तो हम हमेशा जहाँ पे आपको कोई फाइल बनानी है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे हूँ, पिक्चर्स वाले फोल्डर में हूँ, तो क्या मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स में जाके फोल्डर बना सकता हूँ? नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा करंट फोकस पिक्चर में है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स में ही फोल्डर बनाना है तो मुझे पहले डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से आपको जहाँ पे जो फाइल बनानी है, ठीक है, आप उसी तरीके से उसी प्रॉपर फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। यस और नो? डबल क्लिक नहीं, सॉरी, राइट क्लिक करेंगे। यस। अगर मुझे यहाँ पे फोल्डर बनाना है, पैकेज बनाना है, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा ताकि पैकेज यहीं पे क्रिएट हो। जो पैकेज मैं टेस्ट क्लास में लिखने को बोलूंगा, या सॉरी, जो पैकेज मैं एसआरसी टेस्ट जावा में लिखने को बोलूंगा, वो एसआरसी टेस्ट जावा में ही चाहिए। उसको एसआरसी मेन जावा में नहीं लिखना, उसको एसआरसी टेस्ट रिसोर्स में नहीं लिखना, वो यहीं पे लिखे रहेंगे। इज इट क्लियर? यस। सो माविन प्रोजेक्ट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट में तो हमारा सब कुछ ऑटोमेट हो रहा था, आपने किए भी है, ठीक है। लेकिन अब हम फ्रेमवर्क डिजाइन कर रहे हैं। फ्रेमवर्क डिजाइन करने के लिए कई चीजों के बारे में सोचना पड़ता है, जैसे कि आपने जो कोड लिखा है, जैसे आपने प्रोग्राम लिखे होंगे,
आपने एक ही प्रोजेक्ट में अगर 2-4 टेस्ट केस लिखे होंगे, सभी टेस्ट केसेस में कुछ कोड कॉमन है, यस और नो? वो कोड आपको दोबारा लिखना पड़ता है। यस सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी से लेके लॉगिन करने तक मान लीजिए ये कोड रिपीटेड है आपके सभी टेस्ट क्लासेस में, एक ही प्रोजेक्ट के। सेम कोड, सेम एलिमेंट, सब कुछ सेम, दोबारा लिखना पड़ता है क्योंकि क्लास अलग है। ठीक है? कोई मेथड वगैरह हमने नहीं बनाई। तो यही से हम सारे जावा के कंसेप्ट यूज करके इस कोड को रिड्यूस करने का ट्राई करते हैं, डुप्लीकेट कोड को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं। उसको कहते हैं फ्रेमवर्क डिजाइनिंग। फ्रेमवर्क कुछ और नहीं होता, सिर्फ आप कोड को, आपके प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से लिखे ताकि डुप्लीकेट ना रहे, समझने में आसानी हो। ठीक है? प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस करने में आसानी हो, इसको फ्रेमवर्क कहते हैं। इज इट क्लियर? यस फ्रेमवर्क कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि फॉर्म क्लास कंसेप्ट था, ठीक है? नहीं, आपके क्लास में हुआ ही नहीं। तो जैसे कि इसके पहले एक्सप्लेन जो हमने वेट देखे थे वो कंसेप्ट था, कोड कैसे लिखना चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फ्रेमवर्क एक डिजाइनिंग पैटर्न है कि कोड कैसे लिखना चाहिए। इज इट क्लियर? एंड इसके कई सारे तरीके हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगता है हम उस तरीके से उसको डेवलप करते जाते हैं। ठीक है? तो हम यहाँ पे फ्रेमवर्क डिजाइनिंग कर रहे हैं। अब इसमें एक ब्लॉकर हमारे लिए ये होता है, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट मेरे कंप्यूटर पे क्रिएट किया, लेकिन कंपनी में तो एक ही प्रोजेक्ट में सब लोग काम करते हैं ना। यस मुझे टेस्ट क्लास बनाना है, आपको एक टेस्ट क्लास बनाना है, दोनों एक ही कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं अलग से प्रोजेक्ट बना के टेस्ट क्लास बनाऊंगा, आप अलग से प्रोजेक्ट बना के टेस्ट क्लास बनाएंगे। इसमें कोई मीनिंग है क्या? नहीं 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 है। प्रोजेक्ट एक ही होता है, उसमें चेंजेस सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जब चेंजेस कर रहे हो तो वो चेंजेस के लिए प्रोजेक्ट आपके कंप्यूटर पे है। ठीक है? दूसरा बंदा चेंज कर रहा है, वो प्रोजेक्ट उसके कंप्यूटर पे है। फाइनली दोनों के चेंजेस कंबाइन करके प्रोजेक्ट एक ही जगह पे रखा जाता है, गिटहब पे। ठीक है? वहीं से हम कोड कॉपी करते हैं, वहीं पे हम कोड हमारा बनाया हुआ कोड, जो भी चेंजेस हमने किए वहीं पे चेंजेस हम भेजते हैं। तो हम दोनों लोग या तीनों लोग मिलके एक ही जगह पे चेंजेस भेजने वाले हैं, जो भी चेंज करेंगे हम कोड में। ठीक है? अब इसमें दिक्कत होती है लाइब्रेरी की। अगर आप नॉर्मल तरीके से नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट अगर यूज करते हो, तो नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी कैसे ऐड होती है? राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ में, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में, लाइब्रेरीज में जाके, यस और नो? यस ठीक है? Yes. यहाँ पे किए भी होंगी। सो ये रेफरेंस लाइब्रेरीज है। अब अगर मैं इस रेफरेंस लाइब्रेरीज को ओपन करूं तो इन लाइब्रेरीज की क्या लोकेशन है, उनके पाथ यहाँ पे लिखे हैं, और ये पाथ मेरे कंप्यूटर का है, यस और नो? अगर मैंने ये प्रोजेक्ट आप लोगों से शेयर किया, अभी मैंने इसका एक फोल्डर बनाया और आपको डाल दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे, आप उसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, देन ओपन करेंगे आपके इक्लिप्स में, और उसमें जाके टेस्ट क्लास को रन करेंगे, आपका टेस्ट क्लास रन ही नहीं होगा। ठीक है? उसमें बहुत सारे एरर आएंगे, जहां जहां इन लाइब्रेरीज का कोड है उन सभी जगह पे एरर आएंगे, क्योंकि आपके इसमें भी लाइब्रेरी को ढूंढने के लिए वो इसी पाथ पे जाने वाला है, और आपके कंप्यूटर पे ये पाथ है ही नहीं। इज इट क्लियर? Yes. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है लाइब्रेरीज का? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको राइट क्लिक करके लाइब्रेरीज में जाना पड़ेगा, ये सभी लाइब्रेरी को रिमूव करना पड़ेगा, और फिर से ऐड करना पड़ेगा आपके कंप्यूटर के पाथ पे, आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे वो फाइल्स स्टोर्ड है वहां से। इज इट क्लियर? फिर आके रन यस कर दिया। अब आपने कोई चेंजेस किए और आपने आपका प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर किया, मुझे भी यही काम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इज इट द फिजिबल वे? क्योंकि हमको तो रोज चेंजेस एक दूसरे के साथ शेयर करने होते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? यही रीजन है कि हम नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट यूज नहीं करते, हम किसको यूज करते हैं? माविन प्रोजेक्ट को। माविन प्रोजेक्ट में आपने सेलेनियम लाइब्रेरी ऐड की थी, लेकिन आपने राइट क्लिक और आपके कंप्यूटर से फाइल को ऐड नहीं किया था। इज इट क्लियर? आपने pom.xml में एक कोड डाला था और यहाँ से आपने उस फाइल को ऐड किया था, हाँ या ना? Yes. यस सर ठीक है? अब अगर मैं मेरे प्रोजेक्ट को आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरे माविन प्रोजेक्ट को मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है? इसमें माविन डिपेंडेंसीज में फाइल होंगी, उनके पाथ देखो, वो अभी भी मेरे ही कंप्यूटर पे है, सर नो? ये मेरे कंप्यूटर का लोकेशन है।
लेकिन जब मैं माविन प्रोजेक्ट आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसमें एक फाइल भी आएंगी कॉल्ड एज pom.xml, ठीक है। तो ये फाइल्स जहाँ पे स्टोर्ड की है मेरे कंप्यूटर पे, ये पाथ दिख रहा है, स्टोर्ड है मेरे कंप्यूटर पे कहीं पे। तो रन बटन प्रेस करने के बाद पहले वो जाके चेक करता है कि लाइब्रेरीज है कि नहीं इस लोकेशन पे प्रेजेंट, ऑटोमेटिक चेक करता है। अगर नहीं है, ठीक है, तो pom.xml में जाएगा और लाइब्रेरीज को डाउनलोड करेगा। इज इट क्लियर? Yes. और वहां पे पाथ अपने आप आपके कंप्यूटर पे आ जाएंगे और फिर रन करेगा, ठीक है। ये सब कुछ हो जाएगा एक सिंगल क्लिक पे। आप सीधे सीधे रन करो, पहले वो लाइब्रेरी चेक करेगा, लाइब्रेरी नहीं है तो डाउनलोड करेगा, एक्स्ट्रा लाइब्रेरी है तो हटा देगा। जितना कोड pom.xml में है, ठीक है, ठीक से उतनी ही लाइब्रेरी यहाँ पे रहती है। अगर आप ये कोड हटा देंगे यहाँ से, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद इसको सेव कर दो, ठीक है, इतना हटाते हैं डिपेंडेंसी वाला। सिलेनियम का कोड हटा दिया, इसको सेव कर दो। जैसे ही कोड हटाएंगे देखो सिलेनियम लाइब्रेरी भी गायब हो गई। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है माविन प्रोजेक्ट बनाने का। इज इट क्लियर? इसके लिए हम माविन प्रोजेक्ट यूज करते हैं। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आपका डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, सो जस्ट मिनट। सो हमको इसमें सबसे पहले देखना है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट, ठीक है। सो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली एक डिजाइनिंग पैटर्न है। कंसेप्ट का नाम क्या है? पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, शॉर्टकट में इसको कहते हैं पॉम। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ये कंसेप्ट है, प्लस इस फाइल का नाम भी pom.xml है। इसका और उसका कोई लेना देना नहीं है। इज इट क्लियर? ये फाइल का नाम है जो माविन प्रोजेक्ट में आती है, एंड अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एक कंसेप्ट है। इज इट क्लियर? Yes. sir. ठीक है, जैसे इसका नाम है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज वाइज ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। इज इट क्लियर? ऐसा इसका नाम है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, पेज वाइज ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। तो इन सब में क्या होता है, तो कंसीडर करो कि आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस है। मल्टीपल पेजेस तो रहते ही है, यस और नो, Yes. एक प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे कंसीडर करो कि ये पहला वाला जो है, सो लेटेस्ट से ये लॉगिन का पेज है, दूसरा वाला जो है ये होम पेज है, तीसरा वाला जो है लेटेस्ट से सेटिंग का पेज है। ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, मल्टीपल पेजेस रहेंगे, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से मल्टीपल पेजेस रहेंगे। हमको डिजाइन करते वक्त हर पेज के हिसाब से क्लासेस बनाने हैं। यानी कि अगर आपके एप्लीकेशन में 10 पेजेस है तो आपके प्रोजेक्ट में 10 क्लासेस रहेंगे। 10 फॉर्म क्लासेस बोलते हैं उनको, ठीक है, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्लासेस ही बोलते हैं उनको। तो 3 पेजेस है तो मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में 3 क्लासेस रहेंगे। 10 पेजेस है मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट में 10 क्लासेस रहेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes. हर पेज के लिए एक सेपरेट क्लास बनाना है। गॉट इट? हर पेज के लिए एक सेपरेट क्लास बनाना है। इन पेजेस पे क्या होता है, इन पेजेस में नंबर ऑफ वेब एलिमेंट्स होते हैं, करेक्ट? Yes. इस तरीके से मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट्स का कोड उस पर्टिकुलर पॉम क्लास में लिखा रहेगा। सेटिंग के लिए जो पॉम क्लास रहेगा उस पॉम क्लास में सेटिंग पेज पे अवेलेबल जितने एलिमेंट्स है उनका कोड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझाया मैंने, 3 पेजेस है तो आपके पास 3 पॉम क्लासेस रहेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पहला पॉम क्लास कौन सा आएगा, उसको नाम ऐसे देते हैं, लॉगिन पेज, होम पेज, सेटिंग पेज, इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, ऐसे मल्टीपल पॉम क्लासेस हम बनाएंगे, जितने पेजेस उतने क्लासेस। ठीक है,
अब एक क्लास के अंदर क्या क्या होता है? वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक। यस और नो? Yes. Yes. ये भी क्लासेस है, इनमें भी वही सब चीजें रहने वाली है। ठीक है, सो एक पॉम क्लास के अंदर कोड किस तरीके से होता है वो देखना है हमको। ठीक है, अगर मैं एक पॉम क्लास बनाता हूं तो एक पॉम क्लास के अंदर क्या क्या चीजें रहती है। एक पॉम क्लास के अंदर सबसे पहले रहता है वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आता है मेथड्स। ठीक है, मेथड्स नहीं, सॉरी, पहले कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टर के बाद आते हैं मेथड्स। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, इस तरीके से। तो एक पॉम क्लास के अंदर ये तीन चीजें होती है हमेशा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखने वाला पॉम के अंदर। ठीक है, लेकिन अब इन सब का मीनिंग क्या है? वेरिएबल तो कौन से वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर तो किस लिए, एंड मेथड्स किस लिए? पॉम क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो और कोई नहीं, वेब एलिमेंट होते हैं। गॉट इट? वेब एलिमेंट यानी कि रेफरेंसेस बनाते हो ना, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो पॉम क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ये दरअसल कौन रहेंगे? वेब एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो वेब एलिमेंट हम बनाते हैं इसके कुछ रूल्स होते हैं कि ये वेब एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? प्राइवेट। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, वेब एलिमेंट हमेशा होते हैं प्राइवेट। फॉर्म क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल बनाओ वो हमेशा प्राइवेट ही रहेगा। इज इट क्लियर? ये उसका रूल है। देन बारी आती है कंस्ट्रक्टर की। वेरिएबल बनाए हैं तो इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। Yes. Yes. ठीक है, और इनिशियलाइजेशन का काम कौन करेगा? Constructor. Constructor. कंस्ट्रक्टर करेगा। ठीक है, सो इन सभी वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करने का काम कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इनिशियलाइजेशन ऑफ Variable. वेरिएबल यानी कि वेब एलिमेंट। वेब एलिमेंट का इनिशियलाइजेशन मतलब क्या? आपने कोड लिखा था ना, वेब एलिमेंट लॉगिन इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ऐसे। Yes. Yes. ठीक है, ये कोड लिखते हो आप, राइट? सो फाइंड एलिमेंट मेथड एग्जीक्यूट होती है, वो एक ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं और उस ऑब्जेक्ट को इसमें लाके स्टोर करते हो। यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो ये यूजर क्या हो गया? वेरिएबल नेम हुआ जिसका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। वो वेब Element. एलिमेंट टाइप का डेटा स्टोर करता है, मतलब क्या? ऑब्जेक्ट स्टोर करता है। करेक्ट? तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और ये क्या हो गया? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, Yes. जब हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ग्लोबली होता है। नॉन स्टैटिक वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर होते हैं। यस और नो? Yes. और उनका इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर में कर सकते हो। Hmm. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द वेरिएबल, लेकिन कौन से? नॉन स्टैटिक। स्टैटिक के केस में कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं होती। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, तो अगर ये कंस्ट्रक्टर, अगर पॉम क्लास का कंस्ट्रक्टर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की बात कर रहा है तो पॉम क्लास में वेरिएबल कौन है? वेब एलिमेंट्स ही वेरिएबल है। वेब एलिमेंट के नाम जो है, लॉगिन, यूजर नेम, पासवर्ड, ये वेब एलिमेंट के नाम है और हमने इन नाम के वेब एलिमेंट्स डिजाइन करके रखे हैं, लेकिन उनमें डेटा नहीं डाला था, उनमें ऑब्जेक्ट नहीं डाले थे। ऑब्जेक्ट डालने का काम कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर करेगा। जब पॉम क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो सारे के सारे वेब एलिमेंट ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, कैसे वो कोड में देखेंगे, बट ये वेब एलिमेंट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। एंड जो कंस्ट्रक्टर होता है इसको पब्लिक बनाया जाता है ताकि हम इसको कहीं पर भी कॉल कर सके। वेब एलिमेंट प्राइवेट यानी कि वेरिएबल प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर पब्लिक। इज इट क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, अब मेथड्स में क्या है? वेरिएबल बनाए हैं, वेरिएबल बनाकर उनको प्राइवेट रखा है, तो वेरिएबल क्लास के बाहर जाएंगे क्या? No. यहाँ पे कौन है? वेब एलिमेंट। सारे के सारे वेब एलिमेंट प्राइवेट है, तो ये वेब एलिमेंट इस पॉम क्लास के बाहर तो नहीं जाएंगे। तो वेब एलिमेंट पे जो एक्शन परफॉर्म करनी है उसका क्या?
उसको क्लिक करना है, सेंड किस करना है, ये सभी एक्शंस उस वेब एलिमेंट पे परफॉर्म करनी है। उस वेब एलिमेंट का जो रेफरेंस है लॉगिन, लॉगिन डॉट करके मेथड कॉल होती है, यस और नो। लेकिन वो जो लॉगिन वाला वेरिएबल है वो तो प्राइवेट है, वो तो दूसरे क्लास में कॉल नहीं होगा। तो इस वेब एलिमेंट पे जितनी भी एक्शन परफॉर्म करनी है वो सारी एक्शन कहाँ लिखी जाएंगी? इसी क्लास में लिखी जाएंगी। कहाँ पे? मेथड्स के अंदर। इज इट क्लियर? एक पॉम क्लास के अंदर मेथड्स होती है। मेथड्स के पास क्या होता है? मेथड्स के पास जो कोड होता है वो किस लिए होता है? एक्शन ऑन वेब एलिमेंट। इज इट क्लियर? Yes. Sir. एक्शन ऑन वेब एलिमेंट। और ये जो मेथड्स होती है, इन मेथड्स को भी क्या रखा जाता है? पब्लिक, ताकि हम इसको कॉल कहीं पे भी कर सके। मेथड्स को कहीं पे भी कॉल कर सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? पॉम क्लास में आना पड़ेगा। और पॉम क्लास में आके जब वो मेथड एग्जीक्यूट होंगी तो वो अपने ही क्लास के वेरिएबल को कॉल यूज कर सकती है। यस और नो? Yes. ठीक है। सभी पॉम क्लास के अंदर इसी तरीके से कोड होता है और ऐसे ही होता है। सभी पॉम क्लास के अंदर वेरिएबल, कंस्ट्रक्टर, मेथड, 3 ही पैरामीटर्स होते हैं। वेरिएबल्स बहुत सारे रहेंगे, लेकिन वो सभी के सभी उस पर्टिकुलर पेजेस के एलिमेंट रहेंगे। यानी कि अगर मैंने लॉगिन पेज ये क्लास बनाया, तो लॉगिन पेज क्लास के अंदर लॉगिन पेज के वेब एलिमेंट डिक्लेयर किए जाएंगे। इज इट क्लियर? होम Yes. पेज क्लास के अंदर होम पेज के वेब एलिमेंट डिक्लेयर किए जाएंगे एंड सेटिंग पेज के अंदर सेटिंग पेज के वेब एलिमेंट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes. Sir. और ये सभी वेरिएबल्स उस क्लास के लिए प्राइवेट रहेंगे। एवरीवन, सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है। उसके बाद इनके जो कंस्ट्रक्टर्स है, लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो लॉगिन पेज के सारे वेब एलिमेंट फाइंड होंगे, क्योंकि वो वेब एलिमेंट प्राइवेट वेरिएबल्स थे लॉगिन पेज के, और उसको इनिशियलाइज करने का काम लॉगिन पेज का कंस्ट्रक्टर करेगा। कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। यस और नो? तो लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो लॉगिन पेज के सारे वेब एलिमेंट ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएंगे। होम पेज को कॉल करेंगे, होम पेज के सारे वेब एलिमेंट फाइंड किए जाएंगे। सेटिंग पेज को कॉल करेंगे, सेटिंग पेज के सारे वेब एलिमेंट फाइंड किए जाएंगे। इज इट क्लियर? वैसा कोड हमको उनके कंस्ट्रक्टर में लिखना पड़ेगा। गॉट इट? Yes. ठीक है। देन लॉगिन पेज के पास मेथड रहेंगे। लॉगिन पेज है तो इसमें यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, फॉरगॉट पासवर्ड, ऐसे कुछ एलिमेंट रहेंगे। तो सेंड यूजर नेम नाम की मेथड रहेंगी, जिसमें यूजर नेम डॉट सेंड की जैसा कोड रहेगा। सेंड पासवर्ड नाम की मेथड लिखेंगे हम, एक सेंड पासवर्ड नाम की मेथड, उसके अंदर पासवर्ड डॉट सेंड कीज नाम की मेथड कॉल करके रखेंगे सेलेनियम की। इज इट क्लियर? देन लॉग इन टू द एप्लीकेशन, ऐसी मेथड रहेंगी, उसमें लॉगिन बटन डॉट क्लिक ऐसा कोड लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है? एक्शन ऑन वेब एलिमेंट। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। Yes. ठीक है। ये सब करके क्या करेंगे? अभी जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें क्या हो रहा है? मान लीजिए आप फेसबुक को ऑटोमेट कर रहे हो। फेसबुक के आपके 10-12 टेस्ट केसेस है, आपने 10-12 टेस्ट क्लासेस बनाए। सभी टेस्ट क्लासेस में लॉगिन का कोड कॉमन है, और लॉगिन के कोड में आपको बार बार वेब एलिमेंट फाइंड करना पड़ रहा है। हर एक टेस्ट क्लास में दोबारा वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाली लाइन लिखनी पड़ रही है, सेम एक्स पाथ उसमें डालना पड़ रहा है। ये सर नो डुप्लीकेट हो रहा है? Yes. Yes, sir. राइट? पॉम क्लास बनाएंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार बनाएंगे लॉगिन पेज का पॉम क्लास, कि एक ही बार क्लास बना लो। इसके ऑब्जेक्ट तो कितने भी बना सकते हो ना? ये सर नो? Yes. जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतने इंस्टेंसेस क्रिएट होंगे एक ही क्लास के। गॉट इट? आपको बार बार हर एक टेस्ट क्लास में वेब एलिमेंट को फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोड एक ही जगह पे लिखा रहेगा। बस उसका टेस्ट क्लास में लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, लॉगिन पेज के सभी वेब एलिमेंट फाइंड हो जाएंगे। गॉट इट? आपको Yes. बार बार उस एलिमेंट के लिए फाइंड एलिमेंट बार बार करने की जरूरत नहीं है हर एक टेस्ट क्लास में। ये सबको समझ में आया कि मैं क्या बता रहा हूँ? Yes. अगर आपने आपके प्रोजेक्ट ऑटोमेट किए हैं तो जरूर समझ में आ रहा होगा। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि मैं उसी का रेफरेंस लेके बताता हूँ। सो जो कोड आपका डुप्लीकेट हो रहा है उसको अवॉइड करने का पहला तरीका है पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये एक डिजाइनिंग अप्रोच है, डिजाइनिंग पैटर्न है। इसमें मैं आपको कोई नई मेथड नहीं सिखाने वाला या फिर कोई नया कीवर्ड नहीं सिखाने वाला। ये एक डिजाइनिंग अप्रोच है।
कि हम इस तरीके से मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे, इनको पॉम क्लासेस कहते हैं। गॉट इट? Yes. एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक है, तो इसको देखते हैं कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप जो माविन प्रोजेक्ट बनाएंगे, माविन ये वाला, ठीक है, तो इसमें आपको एसआरसी मेन जावा में पैकेज क्रिएट करना है। एसआरसी मेन जावा में, इज इट क्लियर? इसको नाम देंगे आप पॉम क्लासेस, या फिर सिर्फ पॉम करके भी नाम दे सकते हो, सिर्फ पॉम या फिर पॉम क्लासेस, इस तरीके से। कहाँ पे? एसआरसी मेन जावा में। अब मैंने एसआरसी मेन जावा बोला तो एसआरसी मेन जावा में ही चाहिए, एसआरसी टेस्ट जावा में नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? फोल्डर दिए है तो सभी फोल्डर को यूज करना है हमको, 1 बाय 1 बैच के लास्ट डे तक ये चलते रहेगा, इसमें अपडेट्स करना। ठीक है, तो पॉम क्लासेस कहाँ डिजाइन करेंगे? एसआरसी मेन जावा में। करने के लिए एसआरसी टेस्ट जावा में भी कर सकते हो, लेकिन फिर एसआरसी मेन जावा में क्या करेंगे? उसको खाली रखेंगे? नहीं ना, Yes, sir. 4 प्रोजेक्ट 4 फोल्डर से, तो चारों का कुछ ना कुछ यूज होने वाला है। बनाना कैसे है कोड, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिस जरूरी नहीं है कि मैंने बोला एसआरसी मेन जावा में पॉम क्लासेस रहते तो एसआरसी मेन जावा में रहेंगे, किसी और कंपनी में यहीं पे बनाते होंगे तो उन्होंने यहाँ पे और कोई क्लासेस और कोई फाइल्स रखी होंगी, डजंट मैटर। हमें हमारे कंपनी का तरीका देखना है ना, यस और नो। तो आपके कंपनी में एसआरसी मेन जावा में कौन होते हैं? पॉम क्लासेस। इसी वजह से एसआरसी मेन जावा में ही चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि Yes. मैं जो फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करूंगा वो इसी तरीके से रहेगा जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं। गॉट इट? पहले बना लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा जब आपके पास आपका फ्रेमवर्क होगा रेडी। इज इट क्लियर? Yes. तो एसआरसी मेन जावा में पॉम क्लासेस ऐसा एक पैकेज होना चाहिए। पहले पैकेज बनता है इस फोल्डर के अंदर और फिर इसके अंदर क्लास बनते हैं। इज इट क्लियर? फिर इसके अंदर क्लास बनते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लास बनाना है। अब क्लास को नाम क्या देना है? पॉम क्लास 1, पॉम क्लास 2, पॉम क्लास 3 नहीं। ठीक है, यहाँ से जो जो भी हम यहाँ पे आगे काम करेंगे माविन प्रोजेक्ट में, हर चीज सोच कर करनी है। नाम भी रखना है तो सोच कर रखना है, जैसे माँ बाप बच्चों का नाम सोच कर रखते हैं। आजकल तो 1-1 साल तक सोचते हैं कि नाम क्या रखना है, करेक्ट? ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एक मेथड का नाम रखना है तो सोचना पड़ेगा उस मेथड का नाम क्या रखे। वेरिएबल का नाम रखना है तो उसका नाम क्या रखे। इज इट क्लियर? ऐसे ही कुछ ABCD XYZ टेस्ट अल्फा बीटा गैमा ऐसे नाम नहीं होते एक्चुअली प्रोजेक्ट में। इज इट क्लियर? अगर ऐसे नाम दिए होते अल्फा बीटा गैमा तो हम यही पढ़ रहे होते कि अल्फा मेथड इज यूज्ड टू ओपन द एप्लीकेशन, बीटा मेथड इज यूज्ड टू क्लिक द वेब एलिमेंट। आप याद नहीं रख पाते ये सब कुछ। इज इट क्लियर? क्लिक मेथड का नाम क्लिक रखा क्योंकि वो क्लिक करता है। गेट मेथड का नाम गेट रखा क्योंकि वो एप्लीकेशन को गेट करता है इन द ब्राउजर। यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, मैनेज नाम की मेथड को मैनेज क्यों नाम दिया? क्योंकि मैनेज नाम की मेथड के बाद आपने कौन कौन से कोड लिखे थे? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मिनिमाइज। ब्राउजर को मैनेज कर रहे हो ना, Yes. Yes, sir. राइट? इस वजह से नाम मैनेज दिया। तो हर एक नाम जो दिया जाता है वो सोच समझ के दिया जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम भी हमारे प्रोजेक्ट में अगर कोई भी नाम रखेंगे इसके आगे तो उस नाम का एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। वो नाम पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। इज इट क्लियर? Yes. इसी वजह से ABCD XYZ अल्फा बीटा गैमा टेस्ट डेमो इनमें से कुछ भी यूज नहीं होने वाला है। तो मुझे पॉम क्लासेस को नाम देने हैं। क्या समझाया मैंने? नाम कैसे देने हैं? जो पेज का नाम है उसी बेसिस पे, क्योंकि हम पेज वाइज क्लासेस बना रहे हैं ना। पेज वाइज ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो पेज वाइज क्लासेस बनाने पड़ेंगे, तभी तो क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये सर नो? Yes. तो पॉम क्लासेस यानी कि पेज वाइज क्लासेस बनाओ, तो जो नाम पेज का है वो नाम क्लास का रखो। इज इट क्लियर? Yes. लॉगिन पेज क्लास, होम पेज क्लास, सेटिंग पेज क्लास, इस तरीके से नाम रखते हैं। ठीक है, तो आप जिस एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर रहे हो उस एप्लीकेशन के कौन से पेज के लिए पॉम क्लास बना रहे हो, पहले वो पेज ढूंढो। उस पेज के लिए जो क्लास बन रहा है उस पेज के नाम पे उस क्लास का नाम रखो, ताकि क्लास का नाम पढ़ते ही समझ में आना चाहिए कि ये पॉम क्लास आपके एप्लीकेशन में कौन से पेज का है। इज इट क्लियर?
Yes. Yes, ठीक sir. है, Yes, sir. जैसे कि अगर मैं फेसबुक की बात करता हूँ तो फेसबुक के लिए मैं पहला पॉम क्लास इस पेज के लिए बना रहा हूँ क्योंकि फेसबुक का यूआरएल एंटर करने के बाद सबसे पहला पेज यही आता है, तो इसका तो पॉम क्लास लगेगा क्योंकि इस पेज पे अगर मैं कुछ करूंगा तो आगे बढ़ूंगा, यस और नो। तो इसके Yes. किसी ना किसी एलिमेंट को मुझे हैंडल करना है, ठीक है। लेट अस से ये सभी वेब एलिमेंट हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, इन सभी एलिमेंट की मुझे जरूरत है। तो ये पेज खुला, अब इस पेज का नाम क्या है? लॉगिन और साइन अप पेज। Login or sign. इसी के बेसिस पे मैं मेरे भी क्लास का नाम रखूंगा, इज इट क्लियर? लॉगिन और साइन अप पेज, ऐसे नाम रखूंगा मैं मेरे क्लास का। मैं फेसबुक लॉगिन और साइन अप पेज इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का ही नाम फेसबुक रखूंगा ना, यस और नो। फेसबुक अगर प्रोजेक्ट का नाम है तो सभी क्लासेस फेसबुक के रहेंगे, बार बार फेसबुक लॉगिन पेज, फेसबुक होम पेज, फेसबुक सेटिंग पेज ऐसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है? लॉगिन और साइन अप, ये इस पेज का नाम है। सो ठीक, यहाँ पर भी मैं एक क्लास क्रिएट करूंगा, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं भी इसको लॉगिन और साइन अप पेज ऐसे नाम दे सकता हूँ। उसमें पेज वर्ड रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा रहेगा, बट रख सकते हो क्योंकि पेज वर्ड पढ़ के समझ में आता है कि ये पॉम क्लास है, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, एंड नहीं भी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लास के नाम से तो समझ में आता है कि पॉम क्लास है। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि पेज पेज हमेशा जोड़ेंगे पीछे, कुछ कंपनीज में नहीं जोड़ते, ऐसे भी रख सकते हो, वो डजंट मैटर, बट क्लास का नाम कुछ इस तरीके से होना चाहिए। सारे के सारे नेमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, ठीक से सुन लो मेरी बात कि यहाँ पे मैं जो भी स्टैंडर्ड बता रहा हूँ ये स्टैंडर्ड ऐसे ही फॉलो करने पड़ेंगे, इज इट क्लियर? कंपनी में जाके लॉगिन पेज का नाम क्लास बनाना है और क्लास का नाम रखेंगे लॉगिन पेज। पहला क्वेश्चन आएगा देखने के बाद, तुमको सच में एक्सपीरियंस है क्या? इज इट क्लियर? कोड तो सब सही लिखा आपने, सारा ऑटोमेशन भी कर दिया, सब सब सही लिखा, लेकिन ये देखने के बाद वो पूछेगा कि सच में तुमको एक्सपीरियंस है क्या? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो उससे समझ में आता है कि आपको काम तो आता है लेकिन आपको काम करते कैसे ये नहीं पता, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो घर पे अगर चाय बनाएंगे, 4 लोग हैं तो 4 ही कप चाय बनेगी, ठीक है। बाद में आपको जॉब चाहिए, एक चाय की दुकान पे आपको जॉब चाहिए चाय बनाने का, ठीक है, और वहां पे उसने आपको जॉब दे दिया, 2 लोग आए बोले चाय चाय दो, आपने 2 कप चाय बनाई, वो यही बोलेगा कि सच में तुमको एक्सपीरियंस है क्या? क्योंकि दुकान में तो 2 कप चाय नहीं बनती ना, समझ में आ रहा है? नहीं. Yes, sir. दुकान में तो वो 1-2 लीटर चाय पहले ही बना के रखेगा, यस और नो, और फिर उसको गर्म करके बांटेगा, ये एक्सपीरियंस होता है। चाय तो वो भी बना रहा है, चाय तो घर पे भी बनती है, समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉलो करने हैं, क्लासेस के नाम इसी तरीके से दिखने चाहिए। अभी से सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कंपनी में ये आदत लगेगी, नहीं तो कंपनी में वो गड़बड़ होती है। फिर जब 2-3 महीने बाद जब प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को निकाल दिया जाता है, काम तो सब सही चलता है, फिर भी निकाल देते हैं, क्यों? इन सब चीजों की वजह से निकाल देते हैं, इन सब चीजों की वजह से उनको हाईलाइट हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इज इट क्लियर? Yes, ठीक sir. है, तो नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी में यही नेमिंग कन्वेंशन फॉलो होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। जावा बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट है, जावा में ये प्रैक्टिस फॉलो होती है कि क्लास नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, वेरिएबल मेथड ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अगर आप सी शार्प बेस्ड प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो यही चीज वहां पे उल्टी है, वहां पे क्लास नेम स्मॉल लेटर से चालू होते हैं और मेथड नेम और वेरिएबल नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, हर कंपनी का, हर टीम का अपना अपना स्टैंडर्ड होता है, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंपनी में जाने के बाद हर वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, नहीं। वो लोग आपको केटी देंगे ना, वो लोग उनका प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर करेंगे, आपको उनका कोड देख के समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं, इन्होंने क्लास नेम कैसे बनाया, इन्होंने वेरिएबल नेम कैसे बनाया, इन्होंने मेथड नेम कैसे बनाया, और वही तरीका हमको अडॉप्ट करते आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज एक्सपीरियंस। गॉट इट? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। सो
आप जो भी पॉम क्लासेस बनाते हो वो इसी तरीके से बनाओ। कोई भी क्लास नेम देना है, वेरिएबल नेम देना है या मेथड नेम देना है, ठीक है? 3 ही पैरामीटर होते हैं जिनको नाम नाम देने की जरूरत होती है, ठीक है? वेरिएबल में ही ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस भी आ गए। तो क्लास नेम या इंटरफेस हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होनी चाहिए हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे कंपनी का यही तरीका है, ठीक है? उसके बाद जो वेरिएबल होते हैं या मेथड्स होते हैं, उनके नाम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको जितने भी स्क्रीनशॉट भेजे होंगे आज आज तक, इसके पहले भी अगर मैंने कुछ बनाया होगा उसमें आप यही चीज नोटिस करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. Yes, क्योंकि sir. वो मुझे आदत हो गई है, क्योंकि हमारे कंपनी में जावा बेस्ड प्रोजेक्ट्स में इसी तरीके से काम होता है। यही आदत आपको होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब तक नहीं किया होगा, डजंट मैटर, बताता तो मैं स्टार्टिंग से हूँ, लेकिन फिर भी स्क्रीनशॉट्स आते हैं मुझे जहाँ पे ये सब मिस्टेक दिखते हैं, ठीक है? तो हमें सिर्फ यहाँ पे कोड नहीं सीखना है, ठीक है? स्टैंडर्ड कोड कैसे लिखते हैं ये भी सीखना है, ये चीज याद रखना अपने माइंड में। तो कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो रफ, जैसे हम रफ बुक में लिखते हैं वैसे मत करो। इज इट क्लियर? ये कोई रफ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट नहीं है आपके। इज इट क्लियर? यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स की भी प्रैक्टिस करनी है, ये चीज याद रखना। जब भी कोई नाम देते हो, क्लास नेम, इंटरफेस नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, मेथड नेम, वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, लेकिन इवन पैकेज नेम आल्सो स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, यहाँ पे देख सकते हो आप। देन अगर ये नेम 2-4 वर्ड का कॉम्बिनेशन है तो पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा कि स्मॉल रहेगा, ये क्लास, वेरिएबल, मेथड, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन बाकी सारे वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होने चाहिए। इस तरीके से नाम रखते हैं। गॉट इट? Yes, sir. ठीक है? क्यों रखते हैं? इसको पढ़ना आसान है। लॉग इन और साइन अप पेज हम तुरंत पढ़ सकते हैं, स्पेस नहीं है फिर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे वो लेटर कैपिटल दिखते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे ना, अब पढ़ो लॉग इन और साइन अप पेज, पढ़ेंगे क्या? नहीं. No, sir. ठीक है, तो क्यों उस तरीके से नाम लिखा है, समझ में आया? Yes. ऐसे ही लिखेंगे कंपनी में जाके, Yes. Yes, sir. ठीक है? सो ये चीज है, ये फॉलो करनी पड़ती है। सो ये आपको क्लास का नाम पेज के नाम पे रखना है, जिस पेज के लिए पॉम क्लास बन रहा है उस पेज के हिसाब से नाम रखना पड़ेगा, ठीक है? देन यहाँ पे आपने क्लास का नाम बना दिया, इसको फिनिश कर दो इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे क्या आने वाले हैं? वेरिएबल्स आने वाले हैं, Variables. ठीक है? एंड वेरिएबल के बाद ये सारे वेरिएबल क्या रहेंगे? Private. प्राइवेट रहेंगे, एंड ये और कोई नहीं है, कौन है? Web. वेब एलिमेंट्स है। तो बॉम क्लास में इसको कैसे डिजाइन करते हैं? इसको डिजाइन करने का एक तरीका है, प्रॉपर वे है। सबसे पहले लिखना पड़ता है आपको @find by, F कैपिटल एंड बी का बी वाई का बी कैपिटल। इज इट क्लियर? इसी तरीके से इसको कहते हैं एनोटेशन। एनोटेशन क्या है मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ये पॉम क्लास समझने के लिए हमको 3-4 दिन लगते हैं, ठीक है? सो ये इसका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ मैं डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ देख लो कि इसको डिजाइन कैसे करना है, ठीक है? तो फाइंड बाय के बाद आपको ब्रैकेट देना है, राउंड ब्रैकेट। इसमें लिखना है आपको एक्सपाथ इक्वल्स टू, डबल कोट में यहाँ पे एक्सपाथ एक्सप्रेशन रखना है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? इसके बाद इसके सामने आपको लिखना है प्राइवेट वेब एलिमेंट और वेब एलिमेंट का नाम। जैसे कि अगर मैं फेसबुक के इस पेज की बात करूं तो मैं इस वाले एलिमेंट के लिए वेब एलिमेंट डिजाइन कर रहा हूं, तो इसको मैं यूजर नेम करके नाम दे सकता हूँ, Yes. यूजर नेम, या फिर आप वहां पे ईमेल आईडी और पासवर्ड ऐसे भी नाम रख सकते हो, ईमेल आईडी और पासवर्ड, या फिर यूजर नेम रख सकते हो, ठीक है? और फिर इसको सेमीकोलन, इस तरीके से कोड रहेगा। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है? अब ये इसमें लाइब्रेरी डाली नहीं क्या? ठीक है, तो ये लाइब्रेरी ऐड हो गई। अब वेब एलिमेंट को इंपोर्ट कर लो फ्रॉम सेलेनियम। लाइब्रेरी तो हमने pom.xml से ऐड करके रखी है ऑटोमेटिक, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। नई वर्जन का बताया था मैंने, कौन सा करना है? 3.1 3.1. वही करना है। इज इट क्लियर?
चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लिया हमने, वेब एलिमेंट को इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम सेलेनियम लाइब्रेरी। फाइंड बाय को भी इंपोर्ट करना है फ्रॉम सेलेनियम लाइब्रेरी, इस तरीके से। अब ये लाइन काफी लंबी हो गई है, ठीक है, तो इसको हम एंटर करके नीचे लाते हैं। दिस इज द सेकंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो हम फॉलो करते हैं। हमारे सेंटेंस बहुत ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से सेंटेंस भेज रहे। अगर यही मैं अगर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में लिखता तो मैं यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद एंटर कर देता इस तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि रीजन है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़ कैसे आती है? एक छोटे से कॉलम में आती है। क्यों आती है छोटे से कॉलम में? पेज तो काफी बड़ा है उनका। पढ़ना आसान। पढ़ने के लिए आसान हो। पढ़ने के लिए आसान हो, ये रीजन है, पेज यूटिलाइजेशन नहीं है। इज इट क्लियर? वो लाइन एक छोटे से डिब्बे में लिखूं या न्यूज़पेपर के ऊपर एक ही लाइन में पूरी न्यूज़ खत्म कर दूं, पेज उतना यूज होने वाला है। यस और नो? Yes. वो इसलिए है, न्यूज़पेपर खोल के बैठो, कोई न्यूज़ पढ़ो, आपको मुंडी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आंखों को मूव करना पड़ता है ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट भी नहीं जाना पड़ता। आपके आंखों का जितना एरिया है उतने एरिया में उतनी न्यूज़ दिख जाती है। वही अगर एक ही सेंटेंस में यानी पूरे न्यूज़पेपर पे लेफ्ट से लेके राइट तक लिखा रहेगा तो आपको पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी, ऐसे आंखें घुमानी पड़ेंगी। यस और नो? ये स्ट्रेटजी होती है न्यूज़पेपर के अंदर जहाँ पे न्यूज़ कॉलम में आती है। गॉट इट? Yes. यस यही स्ट्रेटजी यहाँ पर भी फॉलो होती है। अगर मैं इस तरीके से कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे तो आपका कंसोल विंडो भी है, यहाँ पर ये भी है, ये सब है इस तरीके से। ये तो चाहिए हमको, क्लासेस वगैरह बार बार ओपन करने पड़ते तो ये चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपाथ क्या लिखा है, ये करना पड़ेगा मुझे। इज इट क्लियर? ये मेरा इसमें टाइम वेस्ट होता है, ये तकलीफ दे रहा है मुझे। इज इट क्लियर? इससे बेटर है ये करना। अब एक्सपाथ दिख जाता है, अब मुझे लेफ्ट राइट घूमने की जरूरत है नहीं। दिस इज द सेकंड प्रैक्टिस। ये भी इस तरीके से भी कोड आप कंपनी में देखेंगे। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, अब नेसेसरी नहीं है कि 4 वर्ड हो गए 5 वर्ड हो गए तो एंटर देना है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे कोई डॉट दे के, जब हमने मेथड चेनिंग देखा था तो वो एक्सेल शीट का कोड देखो कितना लंबा हो जाता है, राइट? हमने इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट वेट का कोड देखा था, तो उस फ्लुएंट वेट के कोड में क्यों मैंने डॉट दे के, डॉट वाले से मैंने एंटर करके नीचे लाया था, ताकि आपको लेफ्ट राइट मूव ना करना पड़े। इज इट क्लियर? Yes. तो उस तरीके से, इसी वजह से ये सेंटेंस भी काफी लंबा हो जाता है, तो हम इसको एंटर करके नीचे लाते हैं फ्रॉम द डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक से समझ में आता है, दिस इज अ वेरिएबल डिक्लेरेशन, यस और नो? वही अगर मैं ऐसे जाता तो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशन में ये तो नहीं होता ना, Yes. राइट? ऐसे तो एक स्टैंडर्ड वे भी दिखना चाहिए क्या है। अब मुझे समझ में आता है, एक्सेस स्पेसिफायर, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, ये हो गया डिक्लेरेशन, और इसके सर पे कुछ लिखा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या है। इज इट क्लियर? Yes. इस तरीके से आपका एक वेब एलिमेंट फाइंड हुआ। ठीक है, ऐसे इस पेज पे आपको मल्टीपल वेब एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो सभी वेब एलिमेंट्स आएंगे, जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पर आएगा लॉगिन बटन, ठीक है, यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन, इस तरीके से। इज इट क्लियर? Yes. इस तरीके से मल्टीपल वेब एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, सभी वेब एलिमेंट क्या रहेंगे? प्राइवेट। तो लॉगिन और साइन अप पेज के वेरिएबल है यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, क्रिएट न्यू अकाउंट बटन, ये इस क्लास के वेरिएबल्स है जिनका टाइप क्या है? Web element. वेब एलिमेंट है। एंड ये सभी वेब एलिमेंट यानी कि ये सभी वेरिएबल्स क्या है? Private. प्राइवेट है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का एक्सपाथ यहाँ पे लिखा जाएगा, इसका एक्सपाथ यहाँ पर लिखा जाएगा, इसका एक्सपाथ यहाँ पर लिखा जाएगा। ये एक्सपाथ यहाँ पर क्यों लिखते हैं, इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब कुछ हम आगे समझेंगे। सिर्फ डिजाइन कैसे करना है वो देख लो। इज इट क्लियर? Yes. Yes.
ठीक है। अब यहाँ पे हमको डिजाइन करना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? पब्लिक। कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी Same. सेम, तो क्लास नेम डाल दिया, ठीक है। एंड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या लिखना है आपको? Initialize variable. ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर है पहले, तो ये कंस्ट्रक्टर पब्लिक है। दूसरा, यहाँ पे वेब एलिमेंट इनिशियलाइजेशन का कोड आएगा, यस और नो, यानी कि वेब एलिमेंट को फाइंड करने का कोड है। गॉट इट? इस तरीके से हमको करना है, ठीक है। अब वेब एलिमेंट को फाइंड कैसे करते हो आप? Find Find element. इस तरीके से, username equal to driver dot find element. Yes. ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट देन बाय By डॉट expert. एक्सपाथ, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर एक्सपाथ एक्सप्रेशन, इस तरीके से, Yes. ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे, देन लॉगिन बटन के लिए भी करेंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए भी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कोड रहेगा। तो पहले तो यहाँ पे ड्राइवर के नीचे एरर आ रहा है, क्लियर? Yes. ठीक है, क्यों आ रहा है? हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया अभी तक वेब ड्राइवर कॉम ड्राइवर के साथ। क्योंकि ड्राइवर नाम का कोई है ही नहीं यहाँ पे, इज इट हाँ। क्लियर? कोई नहीं है ड्राइवर नाम का। ड्राइवर क्या होता है? वेब ड्राइवर का रेफरेंस होता है, उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं क्रोम ड्राइवर का, करेक्ट? ठीक है। और वो जो कोड है, वो कोड कभी भी पॉम क्लास में नहीं आता। हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा क्या कि वेब ड्राइवर का कोई कोड आएगा? No. यहाँ पे तीनों स्टेप में किसकी बात चल रही है? वेब ड्राइवर के बारे में तो बात ही नहीं की हमने। वेब ड्राइवर का जो कोड है ना, वो टेस्ट क्लास में होता है, और टेस्ट क्लास अलग होते हैं, पॉम क्लास अलग कंसेप्ट है। अभी तक हम टेस्ट क्लास तक पहुंचे ही नहीं। तो जो वेब ड्राइवर जो है वो यहाँ पे बनने वाला है, यहाँ पे बनाएंगे उसको, और यही पे हम इस पॉम क्लास को कॉल भी करेंगे, इस वाले फोल्डर में कॉल करेंगे उसको, ठीक है। तो जब हम इस कंस्ट्रक्टर, इस पेज के कंस्ट्रक्टर को जब हम कॉल करते हैं, तब उसको ड्राइवर भी मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कोड है, उस कोड में हमने ये लिखा है कि ड्राइवर के जरिए फाइंड एलिमेंट को कॉल करेंगे, लेकिन ड्राइवर कौन है ये तो बताना पड़ेगा, ये नहीं डिफाइन किया। इस वजह से इस कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट में वेब ड्राइवर को डिक्लेयर करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. अब इसके नीचे के एरर चले गए? Yes. ये सबको समझ में आया? Yes. सर रिपीट करिए पर। यहाँ पे ड्राइवर के नीचे एरर था क्योंकि ड्राइवर डिफाइन नहीं था, यस और नो? यस। तो मैंने कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में ड्राइवर को डिक्लेयर कर दिया, समझ में आया? हाँ या ना? इधर भी करता तो हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे किया तो ड्राइवर के नीचे का एरर चले गया, यस और नो? अब जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा, ठीक है, जब भी इस प्लीज म्यूट कीजिए, इसका माइक शुरू है। ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, यस और नो? Yes. इसको कॉल करने के लिए आपको इस टाइप का पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा इसके आर्गुमेंट में, हाँ या ना? हाँ या ना? तो कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करेंगे, तब हम वेब ड्राइवर टाइप का डेटा भेजेंगे इसके आर्गुमेंट में, और उसको वो इंटरनली यूज करेगा। समझ में आया क्या? Yes. Yes. ठीक है, तो वेब ड्राइवर है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस ड्राइवर को हमने यहाँ पे यूज किया, राइट। अब यहाँ पे क्या है, अगर मेरे पास यहाँ पे 50 एलिमेंट है, तो ये लाइन भी 50 लिखनी पड़ेगी। Yes. Yes. दूसरी चीज, एक्सपाथ तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा था, यहाँ पे दोबारा क्यों लिखना पड़ेगा?
इज इट क्लियर? Yes. तो हम यहाँ पे इस तरीके से कोड नहीं बनाते, यहाँ पे एलिमेंट कितने भी रहने दो, ठीक है? ये सभी एलिमेंट सिर्फ एक सिंगल लाइन में फाइंड किए जाते हैं और इसके लिए हमको एक नई मेथड यूज करनी पड़ती है कॉल्ड एज इनिट एलिमेंट्स मेथड, जो कि पेज फैक्ट्री की है, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स। तो ये मेथड ओवरलोडेड है, इसमें से हमको जो चाहिए वो ये वाली है, वेब ड्राइवर टाइप की पहली आर्गुमेंट, दूसरी आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट टाइप की, ठीक है? इस मेथड को कॉल करते हैं। इस मेथड में पहली आर्गुमेंट क्या पास करते हैं, ये, इज इट क्लियर? लॉगिन पेज का जो लोकल वेरिएबल है ड्राइवर, उसको रखते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है जैसे कि इन इट स्टैंड फॉर इनिशियलाइज एलिमेंट्स, इज इट क्लियर? वो सोच के उन्होंने नाम रखा इनिट एलिमेंट्स, इनिशियलाइज एलिमेंट्स। तो एलिमेंट इनिशियलाइज करना मतलब क्या, हमारे लैंग्वेज में एलिमेंट को फाइंड करना, यस और नो? फाइंड होंगे तभी तो इसमें स्टोर लाके स्टोर करेंगे ना, ये एलिमेंट फाइंड करेंगे तभी तो इसमें स्टोर करेंगे ना, Yes. यस और नो? ठीक है, तो इसका काम क्या है, एलिमेंट को फाइंड करना। तो फाइंड कहाँ करना है बताना पड़ेगा ना, फाइंड कहाँ करते हैं, एलिमेंट होते कहाँ पे है, कहाँ पे होते हैं, ये क्यों लिखते हैं ड्राइवर डॉट? ड्राइवर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट उसी ऑब्जेक्ट में फाइंड करने है ना ब्राउजर के, यस और नो? Yes. यस इसके अंदर अगर क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है तो ये लाइन क्रोम ड्राइवर पे एग्जीक्यूट होने वाली है, इसके अंदर फायरफॉक्स का ऑब्जेक्ट है तो ये लाइन फायरफॉक्स पे एग्जीक्यूट होने वाली है, यस और नो? तो वेब एलिमेंट कहाँ पे फाइंड करने हैं, कौन से ब्राउजर पे फाइंड करने हैं, ये उसी का रेफरेंस था, ब्राउजर का रेफरेंस था। ठीक Yes. इसी तरीके से इनिट एलिमेंट्स मेथड को भी एलिमेंट फाइंड करने हैं, तो कौन से ब्राउजर पे फाइंड करने हैं, ब्राउजर का रेफरेंस लगेगा, Yes. राइट? Yes, sir. और दूसरी आर्गुमेंट में हम लिखते हैं दिस। दिस क्या है, Keyword. Keyword. किस लिए होता है? उस सब लोकल वेरिएबल का करंट क्लास के refers to the global current object. लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। Same तो thing. मैंने समझाया था तब, एक पहले ग्लोबल और लोकल के पहले भी एक पॉइंट समझाई थी, दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट होता है, यस और नो? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उस ऑब्जेक्ट को जिस क्लास में उसको लिखा गया है, यस और नो? Yes. ऐसे ही था, दिस Yes. कीवर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास, दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू कॉल द ग्लोबल वेरिएबल ऑफ करंट क्लास, ऐसे लिखा था। क्यों करंट क्लास के ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि करंट क्लास के ही ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है दिस कीवर्ड, इसी वजह से करंट क्लास के ग्लोबल वेरिएबल, यस और नो? सुपर कीवर्ड सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, इस वजह से सुपर क्लास के ग्लोबल वेरिएबल, समझ में आया? ये ग्लोबल वेरिएबल है, यस और नो? ये यूजर नेम वेरिएबल है, हाँ या ना? यस वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, डिक्लेरेशन है ये उसका, कहाँ पे प्रेजेंट है, आउटसाइड द मेथड कंस्ट्रक्टर एंड ब्लॉक इनसाइड द क्लास, यस और नो? Yes. Yes, sir. और अगर ये वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है तो ग्लोबल वेरिएबल के दो टाइप आते हैं, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, उनमें से ये कौन सा है यूजर नेम? नॉन स्टैटिक। क्योंकि इसके डिक्लेरेशन में कहीं पर भी स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, इज इट क्लियर? तो ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल रहेगा। यूजर नेम को ऐसे ही कॉल नहीं कर सकते, यूजर नेम को कॉल करने के लिए क्या लगता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस लगता है, ठीक है? इस वजह से ऑब्जेक्ट, इज इट क्लियर? Yes. कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यस पहला काम क्या होता है, ऑब्जेक्ट बनाना, और उसी ऑब्जेक्ट उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस लिखा है, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वही ऑब्जेक्ट इनिट एलिमेंट्स मेथड के सेकंड आर्गुमेंट में भेजा जाएगा, इज इट क्लियर? तो सेकंड आर्गुमेंट किस लिए है कि कौन से वेब एलिमेंट इनिशियलाइज करने हैं, और फर्स्ट आर्गुमेंट है कौन से ब्राउजर पे फाइंड करने हैं, इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, ऐसे कोड लिखा जाता है और फिर आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इज इट क्लियर? आपका एक लाइन में काम हो जाता है इस तरीके से, समझ में आया क्या? अब यहाँ पे मैं 10 एलिमेंट लिखूं या 50 लिखूं, सभी एलिमेंट को वन बाय वन इनिशियलाइज करने का यानी कि फाइंड करने का काम करेगा इनिट एलिमेंट्स मेथड, और ये @find by इसीलिए लिखा गया है, ये @find by इसके लिए काम करता है, इज इट क्लियर? कैसे, बाद में समझाऊंगा मैं, ठीक है?
यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमेशा ये कोड रहेगा, इज इट क्लियर? और कंस्ट्रक्टर हमेशा वेब ड्राइवर टाइप आर्गुमेंटेड ही रहेगा, इज इट क्लियर? कोई भी पॉम क्लास हो उसके कंस्ट्रक्टर में ये आर्गुमेंट रहेगा, मतलब रहेगा। गॉट इट? Yes. Yes. ठीक है। अब इसके नीचे हम लिखते हैं मेथड्स। ठीक है, मेथड्स हमको क्या बनाने हैं? पब्लिक बनाने हैं। एंड मेथड्स में क्या होता है? वेब एलिमेंट्स की एक्शंस लिखी होती है। हर एक एक्शंस के लिए एक एक मेथड लिखो। ठीक है, इंडिविजुअल मेथड लिखो। यूजर नेम पे कौन सी एक्शन परफॉर्म करनी है? क्लिक करना पड़ता है क्या उसको? Send keys. Send keys. सेंड कीज Send करना keys. पड़ता है। मेथड पहले पब्लिक, फिर वॉइड। ठीक है, फिर मेथड का नाम ऐसे लिखो कि उसका काम समझ में आए। तो मैं यहाँ पे कहूंगा सेंड यूजर नेम। अब सेंड यूजर नेम नाम काफी है ये समझाने के लिए कि इस मेथड के अंदर किस टाइप का कोड होगा। जैसे कि आप प्रिंटिंग करने के लिए प्रिंट मेथड यूज करते हो, प्रिंट एलएन यूज करते हो, वो काफी है कि उसका काम क्या है, ये सर ना। Yes. ठीक उसी तरीके से हम यूजर नेम भेजने वाले यूआई पे, तो मेथड का नाम क्या रखा? सेंड यूजर नेम, सेंड ईमेल आईडी, सेंड पासवर्ड, ऐसे नाम रहेंगे। और इसके अंदर कोड क्या रहेगा? यूजर नेम डॉट सेंड कीज, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? डेटा जो भी आपको भेजना था। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, उसके बाद इस तरीके से और भी मेथड्स आएंगे, जैसे कि सेंड पासवर्ड, और यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा? ये वाला पासवर्ड का एलिमेंट। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, देन लॉगिन बटन। तो लॉगिन बटन को क्या सेंड किस करेंगे क्या? क्या करेंगे? करेंगे सर। क्लिक करेंगे। तो मेथड का नाम क्या? सेंड लॉगिन बटन, ऐसे रखेंगे? क्या रखेंगे? क्लिक ऑन Click on. लॉगिन बटन। इज इट क्लियर? इस तरीके से मेथड होती है। क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए क्या रहेगा? उसमें भी सेंड किस करते हैं क्या? नहीं। उसको भी क्लिक ही करना है। ठीक है, तो इसको भी नाम क्या रखेंगे? क्लिक ऑन क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से भी नाम रख सकते हो, या फिर एक और रख सकते हो, ओपन साइन अप फॉर्म, ऐसे भी नाम रख सकते हो। क्योंकि उसको क्लिक करने से साइन अप फॉर्म ही तो ओपन होता है। यस और नो? यस। तो दोनों नाम पॉसिबल है यहाँ पे, दो में से कुछ भी रख सकते हो। इज इट क्लियर? लेकिन वो नाम सेल्फ रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, उस पर से वो मेथड क्या करने वाला है ये पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दोनों रख दिए ऐसे ऑप्शन में। इस तरीके से होता है। क्लियर सो फार? ठीक है, तो ऐसे पॉम क्लास डिजाइन होते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। ये मैंने एक पेज के लिए बनाया, लॉगिन और साइन अप पेज। अगर ऐसा और कोई दूसरा पेज है तो उसके लिए सेपरेट पॉम क्लास बनेगा, उसके एलिमेंट उसमें आएंगे, उसका कंस्ट्रक्टर आएगा, सिर्फ क्या बदलेगा उसमें? नाम बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, और फिर उनपे क्लिक और सेंड किस करने की मेथड आएंगी। बाकी एक्शन क्लास के कोड, पॉपअप्स के कोड वगैरह वगैरह ये सब मैं अलग से समझाऊंगा। इज इट क्लियर? आज सिर्फ इतना ट्राई कर लो, नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कल मैं ये चीज दोबारा समझाऊंगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो आपके कुछ डाउट्स है तो हम कल भी डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ मैं रिवाइज करूंगा में, तो आप सिर्फ ट्राई करना पॉम क्लास डिजाइन करने का। क्लियर? ओके। यस।